हेलो एवरीवन। चलिए, ये लेक्चर 2 है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। ठीक है, तो आराम से देखिए, इस लेक्चर से क्वेश्चंस पक्का आएगा, ये तो श्योर है। ठीक है, जो भी आपको करंट अफेयर्स कर रहे हैं उससे भी क्वेश्चंस आएगा। तो हम लोग 70 बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी लेक्चर हमने एक डाल रखा है, लेक्चर 1 और जाके देखिए, तभी आप लेक्चर 2 को कनेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर एक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, दैट इज एलिमिनेशन टेक्निक पे, कैसे एग्ज़ाम में कम नॉलेज में एलिमिनेशन टेक्निक पर वीडियो चाहिए, कैसे कम नॉलेज में आप गेस से आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और एक बात और मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको 70 बीपीएससी अच्छे से निकालना है तभी इस वीडियो को देखना। ठीक है, देखो इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, इसमें 3 टर्म्स आएगा। एक आएगा पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको समझना है। ठीक है, पिरामिड रिप्रेजेंट क्या करता है? ट्रॉपिकल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल पोजीशन, सबका इकोलॉजिकल पोजीशन होता है, मतलब कोई प्राइमरी होता है, कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई हार्बीवोर्स होता है। तो देखो, जब पिरामिड का नंबर का हम बात करें तो नंबर में क्या, देखो हमने एक ऐसा पिरामिड्स बनाया है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ तुम कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या एल्गी का होगा कि स्मॉल फिश का होगा कि बिग फिश का होगा? कोई भी बिग फिश क्या होगा? बिग फिश बड़ा होगा या छोटा होगा? ठीक है, बिग फिश आपका हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा, बिग कम होगा। बिग फिश आपका कम होगा, नंबर वाइज कम होगा। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे किससे? एल्गी से, तो एल्गी बहुत ज़्यादा होगा, उससे कम ये होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे ना तो नंबर कम होगा, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे तो नंबर कम होगा। तो यहाँ ज़्यादा है, उसके बाद कम है, उसके बाद और कम है, उसके बाद और कम है। तो ये कौन सा शेप बन गया? पिरामिड्स बना कौन सा साइज का? अपराइट का। इसलिए अपराइट भी हो सकता है, तो पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दोनों कब होगा? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लेंगे, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा होगा, तो उल्टा भी बनेगा। इंसेक्ट लेंगे, बर्ड लेंगे, ट्री लेंगे, तो पेड़ जब लेंगे ना, तो पेड़, एक पेड़ पे क्या क्या हो सकता है? एक पेड़ पे बर्ड्स भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो पेड़ तो सबसे कम होगा, एक ही पेड़ होगा, तो इन्वर्टेड भी होगा। तो एक आसान भाषा में आप देखो कि मैं समझा भी दूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। पिरामिड्स जो होगा ना, पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड बायोमास, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, ये दोनों होंगे, मतलब ये अपराइट भी होंगे और इन्वर्टेड भी होंगे। ठीक है, लेकिन पिरामिड्स ऑफ एनर्जी देखोगे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये अपराइट होगा, ओनली अपराइट। ये ध्यान पे रखना, ये इन्वर्टेड नहीं होगा। बताता हूँ कारण। देखो, जब भी आप किसी चीज़ को खाते हो ना, तो जैसे मैंने चिकन खाया, ठीक है, तो चिकन का सिर्फ मुझे 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा, और मुझे कोई खाएगा ना तो उसका 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो जो लॉ ऑफ 10% होता है ना, वो यहाँ वैलिड करता है। मतलब अगर हम मान लो, अगर हमने क्या करा, मान लो, देखो सिंपल सा बात है कि एक चिकन है, चिकन ने मान लो पत्ता खाया, अब चिकन छोड़ो, एक गोट लो, ठीक है, ठीक है, गोट लो, ठीक है, उसने क्या करा ना, उसने एक पेड़ को खाया, पेड़ का पत्ते को खाया, ठीक है, हमने गोट को खाया, तो पत्ता से इसको 10% एनर्जी जाएगा। 10% मान लो 50 है, ठीक है, उसका 10% मतलब 5 एनर्जी हमको जाएगा। ठीक है, हमको जाएगा, समझ में आया? तो 5% ही जाएगा, मतलब 10% जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल सा बात है कि प्रोडक्शन पिरामिड नंबर जो है ना, दोनों होगा। अब पिरामिड ऑफ बायोमास देखते हैं। बायोमास मतलब वेट। अगर आप देखो, प्रोड्यूसर हो गया, हर्ब्स हो गया, कार्निवर्स हो गया, प्रीडेटर हो गया, सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? प्रोड्यूसर का ना, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास तो सबसे ज़्यादा वेट होगा, इसलिए ये क्या होगा? अपराइट होगा। इन्वर्टेड कब होगा? जब हम क्या करेंगे, ओशन को देखेंगे। ओशन का आप देखोगे ना, तो सबसे बड़ा फिश जो होगा उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उससे कम स्मॉल फिश का होगा, मतलब वेल मछली का सबसे ज़्यादा वेट होगा ना, छोटा मछली का उससे कम होगा। तो ऐसे याद, तो आसान भाषा में ये चीज़ आपको याद रखना है। पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास का अपराइट इन्वर्टेड होगा, और पिरामिड ऑफ एनर्जी का ओनली अपराइट होगा। इतना ही ध्यान पे रखना। अब चलो देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग देखते हैं। बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लाया। तो देखो, सबको पता है कि फॉरेस्ट सर्वे पढ़ना है, मतलब 70 रिपोर्ट आ गया, 18 रिपोर्ट आ गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता करना है कि फॉरेस्ट, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता कौन है। ठीक है, वो जो निकाल रहा है उस इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? तो देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, जो कि देहरादून में है।
ठीक है, एस्टैब्लिश हुआ 1981 में, ठीक है, फर्स्ट सर्वे इसका 1987 में हुआ, और जो रिसोर्स यूज़ करता है वो सैटेलाइट 2 यूज़ करता है, जिसका बोलते हैं लिस-3 सेंसर यूज़ करता है, मतलब सेंसर लिस-3 सेंसर सैटेलाइट 2 में यूज़ करके, रिसोर्स सैटेलाइट 2 यूज़ करके वो लोग क्या करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है, और ये अंडर MOEF है, MOEF मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, हर एक 2 साल पे ये होता है, ठीक है। जनवरी 2021 में 70th रिपोर्ट आया था, जनवरी 2023 में 18th रिपोर्ट इसका आने वाला है, जो कि 2024 में रिपोर्ट आएगा, अभी तक नहीं आया। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंदर है, देहरादून में है ये, और 1767 में आया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में है, 1851 में ये बना, और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, क्योंकि आर्कोलॉजिकल साइट पे क्या होता है, हमें कल्चर पता चलता है। 1861 में बना, न्यू दिल्ली में ये, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना MOEFCC के अंदर है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये कोलकाता में इसका है। 19 कोलकाता में कौन कौन है, देखो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश टाइम में बना होगा ना, 1851 देख लो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें देखो कोलकाता में भी आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी कोलकाता में है, 1890 में ये बना। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जो ना FAO रिलीज़ करता है, FAO क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये 2 साल पे आता है, लास्ट 2022 में आता। 31% ऑफ द वर्ल्ड कवर्ड जो है ना विथ फॉरेस्ट है, 31% लैंड जो है ना कवर्ड है फॉरेस्ट के साथ, ठीक है। ये एक और रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, मैक्सिमम रसिया में है, मतलब फॉरेस्ट, और इंडिया का 10वां स्थान है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट विद इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैक्सिमम कार्बन स्टॉक जो है ना इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में। कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है, वॉल्यूम वाइज। अब 2 टर्म्स है, एक है स्पेसीज रिचनेस, दूसरा है स्पेसीज इवेंटनेस, ठीक है। नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज मतलब कितने नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज है, उसको हम रिचनेस बोलेंगे। जितना डिफरेंट स्पेसीज होगा ना उतना रिचनेस होगा, उतना अच्छा होगा। इवेंटनेस मतलब सिमिलर, मतलब रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज इन ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेसीज के अंदर, एक कम्युनिटी में कितना इवेंटनेस है, मतलब एक जैसा ही ज़्यादा है कि एक जैसा कम है, ठीक है। एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी यही दोनों बताते हैं, ठीक है। अब देखो मेजर कैसे करते हैं स्पेसीजनेस का, 3 होता है, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी इन ए पार्टिकुलर एरिया, ठीक है। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब होता है बिटवीन 2 इकोसिस्टम, और गामा डाइवर्सिटी का मतलब होता है अक्रॉस लैंडस्केप। तो अल्फा, बीटा, गामा डाइवर्सिटी, रिचनेस, स्पेसीज रिचनेस के बारे में बताता है, इतना याद रखोगे मोर देन सफिशिएंट है। स्पेसीज रिचनेस और स्पेसीज इवेंटनेस से पता, स्पेसीज मतलब होता है कोई भी जानवर, जीव जंतु, ठीक है। दूसरा बात है, एक शैनॉन विनर इंडेक्स है, ये किस लिए निकलता है, ये स्पेसीज रिचनेस से रिलेटेड इंडेक्स निकालता है, ठीक है। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स दोनों के लिए निकालता है, स्पेसीज रिचनेस भी और स्पेसीज इवेंटनेस भी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैंग्रोव्स, ठीक है। अब मैंग्रोव्स दिखता कैसे वो समझो, ये पूरा पेड़ है ना, पूरा पानी वाला स्वैम्प एरिया में जो है ना, पानी जहाँ पे पानी लगा रहता है ना, उस सब एरिया में जो ग्रो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। और एक तरह का इकोसिस्टम, आप आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किडनी ऑफ द इकोसिस्टम क्या होगा। मैंने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन भी पूछा, बहुत सारे बच्चे ने गलत किया। तो मतलब क्यों बोलते हैं किडनी ऑफ द इकोसिस्टम मैंग्रोव्स को, क्योंकि ये फिल्टर करता है वाटर को, और क्या क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग बैरियर बनाता है अगेंस्ट सी और वाटर एंड सुनामी, सुनामी से भी रुकता है मैंग्रोव्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये लाइवलीहुड भी देता है, देख रहे हो, इसको चुन के हम लोग क्या कर सकते हैं, जलावन में हो सकता है, और बाकी पेड़ पौधा भी है, तो ऑब्वियस बात है लाइवलीहुड है, ठीक है। फायरवुड भी देता है, लैंड एक्विजिशन भी देता है, होल्ड सिल्ट फॉर्म लैंड ओवर वाटर ग्रेजुअली, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे ज़्यादा आपका मैंग्रोव्स कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। कहाँ मैंग्रोव्स मिलेगा, कोस्टल एरिया में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में, फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये आपको याद रखने की जरूरत है। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव, ये एक इनिशिएटिव है जो IUCN लाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पेसीज का। ये UNDP क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलकर निकालते हैं। IUCN ही तो स्टेटस देता है कि वल्नरेबल है, कि इंडेंजर्ड है, ठीक है। और UNDP कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इन साउथ एशिया कंट्री। तो ये जो मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है, साउथ एशियन कंट्री के लिए। जैसे हम लोग साउथ एशिया में ना, एशिया के साउथ में हम लोग हैं, इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इकोसिस्टम 26 जुलाई को मनाया जाएगा, यूनेस्को ने ऐसा बोला है, ठीक है। नेशनल कोस्टल मिशन जो है दोनों चीज़ के लिए, मैंग्रोव्स के लिए और कोरल रीफ्स के लिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब ये आपसे पूछेगा कि मिस्ट्री जो है ना, बजट में आया था 2022-23 में या 23-24 में, ये मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलैंड हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। तो मिस्ट्री किससे रिलेटेड है, मैंग्रोव से, और मिस्ट्री का क्या फुल फॉर्म है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन वॉश एक टर्म्स है, न्यूज में आया है, एरिया ऑफ फॉरेस्ट शेडेड एज ग्रीन
इन सर्वे ऑफ इंडिया मैप। सर्वे ऑफ इंडिया मैप्स के अंदर कितना इंडिया का एरिया जो है ना वो फॉरेस्ट शेडेड है, ग्रीन दिख रहा है, उसको हम लोग ग्रीन वॉश बोलेंगे। अब देखो मैंने ये द हिंदू का लगाया है, ठीक है, द हिंदू का लगाया प्रिंट आउट, ठीक है, कटिंग लगाया सो डैट कि आपको समझा सके कि ये द हिंदू में न्यूज़ में है कि बिहार को सेकेंड टाइगर रिजर्व मिलने वाला है, वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाला है। तो कौन अथॉरिटी से रिलेटेड है? तो नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी, मतलब NTCA। NTCA क्या है? एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना है, अंडर MOEFCC है। MOEFCC का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। WPA के अंदर भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ठीक है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण में। सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ है? कैमूर में। ऑप्शन में भभुआ भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि कैमूर को भभुआ बोलते हैं और रोहतास को सासाराम बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ढोलपुर करौली जो है ना इंडिया का 55th टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 55th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान है और 55th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया है। तो अभी टोटल इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व है एज पर द NTCA साइट, ठीक है। NTCA आपको मैंने ऊपर बताया ही, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इंडिया जो है ना होम है कितना 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड में जितना टाइगर पॉपुलेशन है उतना 75% इंडिया में ही है, ठीक है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, 2022 में 52nd टाइगर रिजर्व बना। तो कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं, नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो रामपुर टाइगर रिजर्व यूपी में जो है 2022 में वो 53rd बना है, ठीक है। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। तो इससे आप वीरंगना वर्ड से आप नहीं पता लगा सकते हो कि ये कहाँ का है, तो पता होना चाहिए। MP का 2023 में 54th बना और धौलपुर राजस्थान में, ऐसे याद रख सकते हो, टाइगर रिजर्व राजस्थान में बना, 2023 55th बनाइए। अब क्या टाइगर रिजर्व किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहला क्या है कि प्रपोजल इनिशिएट जो करेगा ना वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर NTCA करेगा। NTCA मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। अब वो क्या करेगा? उस रिपोर्ट को भेजेगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। वो क्या करेगा? एक्सेस करेगा, प्रपोज देगा और एरिया ऑफ इकोलॉजिकल वेबिलिटी को चेक करेगा। फिर वो क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेज देगा। स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगा प्रपोजल को या फिर कंसिडरिंग WI को असेसमेंट भेजेगा कि आप भाई इसमें थोड़ा चेंजेस कर दो। तो देखो प्रपोजल इनिशिएट कौन करेगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है या NTCA कर सकता है। उसके बाद ये चीज़ किसके पास जाएगा? कंसल्टेशन विथ लोकल कम्युनिटी जो आसपास रह रहा है उनके साथ कंसल्ट किया जाएगा और NTCA फिर उस चीज़ को रिव्यू करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज देगा। आफ्टर NTCA रिकमेंडेशन देगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इशू ए गैजेटेड नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश। आप देखो 2 क्वेश्चन पूछेगा। नोटिफिकेशन जो है ना कौन करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन कौन लेगा? इनिशिएट कौन करेगा कि हमें टाइगर रिजर्व बनाना है? या तो स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकता है या फिर NTCA ले सकता है। इतना ही आपसे BPSC पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जोनेशन मतलब क्या होता है? रिजर्व इज डिवाइडेड इनटू कोर एरिया मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ये किसी भी चीज़ का कोर एरिया, मतलब ये पूरा का पूरा पार्क है ना या टाइगर रिजर्व, तो ये इसका कोर एरिया है। इस कोर एरिया को ऑल्सो हम लोग CTH बोलते हैं, मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बोलते हैं। और यहाँ पे कोई ह्यूमन अलाउ नहीं है। और इसका कोर एरिया के चारों तरफ पार्क के बाहर और इसके बीच का एरिया को हम लोग बफर जोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल हैबिटेट, अब देखते हैं टाइगर का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा MP में है, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद आपका उत्तराखंड में। ये टाइगर पॉपुलेशन स्टेट वाइज मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, BPSC ये सब चीज़ें पूछेगा, ठीक है। क्या है क्रिटिकल हैबिटेट? टाइगर हैबिटेट क्या है? कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है। आइडेंटिफाई अंडर द WPA एक्ट ऑफ 1972 सेक्शन 38V। इतना नहीं ध्यान रखना, क्रिटिकल हैबिटेट किसके अंदर आइडेंटिफाई होता है? WPA के अंदर। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एविडेंस, हम किसी एविडेंस के आधार पर किसी को बनाते हैं। देखो नोटिफिकेशन ऑफ CTH जो है ना कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करता है, इन कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज। इतना ही ध्यान रखोगे, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस थोड़ा पढ़ लेते, क्योंकि इंडिया ने इसका इनिशिएटेड लिया है टू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसलिए 50 ईयर्स इसका मन हो गया, इसलिए हमने क्या निकाला है? हमने निकाला IBCA, मतलब इंडिया अनाउंस किया IBCA फॉर कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट। देखो 7 बिग कैट देखोगे ना, सबसे पहले टाइगर आता है, लायन आता है, लियोपार्ड आता है, पूमा आता है, जो सू होता है पूमा का उसी के ऊपर है, स्नो लिपार्ड आता है, जैगवार आता है और चीता आता है। टाइगर आपका इंडेंजर्ड है, ठीक है। लायन आपका इंडेंजर्ड है। लियोपार्ड आपका वल्नरेबल है, जो क्लॉडेड लियोपार्ड हो या स्नो लेपर्ड हो, दोनों लेपर्ड जो है ना आपका वल्नरेबल है, याद रखोगे, ठीक है। ये आपका वल्नरेबल है। उसके बाद देखोगे आपका
पूमा लिस्ट कंसर्न है, मतलब उसको ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है उसका, ठीक है। स्नो लिपर्ड भी देखो वल्नरेबल है, तो लिपार्ड हो गया या स्नो लिपार्ड दोनों वल्नरेबल होंगे, ठीक है। जैगवार आपका नियर थ्रेटन है, मतलब नियर थ्रेटन के आसपास है, वल्नरेबल ज़्यादा बेकार नियर थ्रेटन से, ठीक है। चीता देखोगे तो एशियाटिक चीता होता है और अफ्रीकन चीता होता है, तो एशियाटिक चीता क्रिटिकल इंडेंजर है, अफ्रीकन वल्नरेबल है, ठीक है। उसके बाद देखो एम स्ट्रिप जो है ना, एम स्ट्रिप का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये हमने एनटीसी के साइट से लिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे बता दिया। ये एम स्ट्रिप किससे रिलेटेड है, टाइगर से रिलेटेड है, इतना ही आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल टाइगर फोरम जो है ना 2 बार हुआ है, एक बार 2010 में हुआ, उसको हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं, और 2022 में जो हुआ उसको हम वल्दो स्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये 15 मिनट का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इनफ है, यकीन मानो। आपको मैंने इतना तक बता दिया कि बिहार में सेकंड टाइगर है जो कैमूर में बनने जा रहा है, कैमूर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी में बनने जा रहा है, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लिए ना, मोर देन सफिशिएंट है। सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन आपके एक साथ मैंने शेयर कर दिया, मैंग्रोव्स के बारे में आपको बता दिया, तो इतना करोगे तो आई गेस मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। पिरामिड्स को मैंने अच्छे से बताया, शॉर्टकट भी बता दिया पिरामिड्स को, आपको यही याद रखना है, ठीक है। यही याद रखना है कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बायोमास जो है ना, वो आपका अपवर्ड भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी ओनली अपवर्ड होगा। यही क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। यकीन मानो अगर पिरामिड से पूछेगा तो यही पूछेगा। ये पिरामिड वगैरह आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे हो, ये वैसे भी साइंस का भी पार्ट है, ठीक है। तो साइंस बायोलॉजी बोलते हो ना, बायोलॉजी के क्लास 12th में ये मेंशन है, तो वहाँ से भी ये पूछेगा तो पूछ सकता है, ऐसा तो नहीं डिफाइन है क्लास 10 तक ही बायो पूछेगा। तो ये आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी रिलेट करके पढ़ सकते हो, साइंस से रिलेट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।